देखिए, किसी भी प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के लिए ना उसको उस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको प्रॉब्लम सही तरह से नहीं समझ में आ रही, उसकी क्लैरिटी नहीं है, यकीन जानिए आपको सॉल्यूशन मिलना बहुत मुश्किल हो जाए। फिर आप इसी तरह से परेशान रहेंगे और आपको लगेगा कि बस ये परेशानी कभी ख़त्म नहीं हो सकती, इसका कोई हल नहीं है, इसका हल यही है। आपने कहा मैं हस्बैंड से परेशान हूँ और मेरी सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो मेरी रिलेशनशिप है। दिस इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि अगर आप इन 2 चीज़ों को कसूरवार ठहरा रहे हैं, यानी हस्बैंड प्रॉब्लम है और रिलेशनशिप प्रॉब्लम है, तो ये मैं आपको बता दूँ ये प्रॉब्लम नहीं। आपको प्रॉब्लम की क्लैरिटी नहीं। हस्बैंड का कोई एक एटीट्यूड होगा, हस्बैंड का कोई एक ऐसा अमल होगा, 2 होंगे, 3 होंगे, 5 ऐसे अमल होंगे जिनसे आप परेशान होंगे, ठीक है? जो आपको तकलीफ़ दे रहे हैं। तो एग्ज़ैक्टली आपको बताना होगा कि हस्बैंड के अंदर ये मसला है, ताकि उस मसले को चेंज किया जाए। अगर आप ये कहते हैं हस्बैंड मेरा सबसे बड़ा मसला है, तो फिर हस्बैंड को चेंज करना पड़ेगा, राइट? तो मसले की 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं किसी भी प्रॉब्लम को समझने के लिए। सबसे पहली चीज़, एग्जैक्ट प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली आइडेंटिफाई किया जाए कि ये प्रॉब्लम, ये मसला है क्या। अभी आपने बताया कि हाँ, रिलेशनशिप के अंदर, हस्बैंड के अंदर एक मसला है जिसको आप कह सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है कि वो मुझे टाइम नहीं देती। फाइन इनफ, ये आपका पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या क्या वजूहात हैं, व्हाट आर द रूट कॉज जिसकी वजह से ये मुझे टाइम नहीं दे रहे। अब क्या, यहाँ 2 बातें हो सकती हैं। एक तो ये कि शादी के फ़ौरन बाद बंदा ही ऐसा मिला था भाई आपको, या शुरू से टाइम ही नहीं देगा था, दूसरे दिन से ही जो है घर से बाहर। या एक और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि भाई शादी के कुछ अरसे तक बड़े अच्छे थे, शादी से पहले भी बड़े अच्छे थे, अगर लव मैरिज है या अरेंज, जिस तरह होती है एंगेजमेंट वगैरह के साथ। तो अब अचानक जो है वो 2-3 सालों में चेंज आ गया, ठीक है? तो यहाँ केसेस डिफरेंट हो सकते हैं आपके, सुनने वाले जो हमारे लोग सुन रहे हैं दीगर, वो उनके जो है वो केसेस डिफरेंट हो सकते हैं। अब आपने कहा कि हाँ, आपने कहा कि शादी के 3 साल तक जो है वो बिल्कुल ठीक थे और बच्चे के बाद अब आपकी लाइफ थोड़ी-सी टफ हो गई है और जिसकी वजह से आप भी उनको टाइम नहीं दे पाए। तो यहाँ देखिए रूट कॉज़ में क्या निकल के आ रहा है। अभी तक आप कह रहे थे हस्बैंड ठीक नहीं, ठीक है? अभी आप खुद कह रही हैं कि 3 साल के बाद जब मेरे बच्चे वगैरह हो गए और मेरी लाइफ टफ हो गई है और मैं उनको इग्नोर कर रही हूँ, मैं टाइम नहीं दे पा रही। तो अब मुझे बताइए कि प्रॉब्लम हस्बैंड है या प्रॉब्लम आपके साथ है? ठीक, दिस इज द बेनिफिट कि आप अभी 2 मिनट पहले तक एक शख्स को जो है लंथान कर रही थी, अपने रिलेशनशिप को कोस रही थी। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम की क्लैरिटी नहीं थी। लेकिन थोड़ा सा आप जो है वो रूट कॉज में गए, तो अब आप कह रहे हैं कि हाँ, मैं ही कसूरवार हूँ। अच्छा, जब आप ये मान लेते हैं ना मैं कसूरवार हूँ, एक बात याद रखिएगा, चेंज लाने के लिए ना जिंदगी में, दुनिया में सिर्फ वो लोग चेंज ला सकते हैं जो अपने आप को जिम्मेदार ठहराए। जो दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं ना, उनकी ज़िंदगी में वैसे भी चेंज नहीं आने वाला। तो अभी आप रेस्पॉन्सिबिलिटी पे आ गई हैं कि जी मैंने जो है वो मैं गलती कर रही हूँ। तो दूसरा स्टेप क्या हो गया? पहला स्टेप क्लैरिटी, वजह क्या है, सॉरी प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, और दूसरा उसके रूट कॉसेस क्या है, क्या वजूहात है। अब आप तीसरे स्टेप पे आइए और तीसरे स्टेप में मुझे ये बताइए कि इसके क्या क्या सोल्यूशंस हो सकते हैं, वो क्या क्या काम आप कर सकती हैं जिससे वो शख्स पहले जैसा हो जाए। अगरचे आपकी लाइफ अभी टफ है, 2 बच्चे हैं और दोनों छोटे बच्चे हैं, और एक माँ का मुझे अंदाज़ा है कि कितनी मुश्किल जो है वो एक लाइफ होती है, और ऐसे में हस्बैंड लाजमी तौर पे इग्नोर होते हैं। तो अब आपने क्या करना है कि आपने सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। वो कौन कौन सी आदतें थी आपकी जिसकी वजह से आपके हस्बैंड आपसे अट्रैक्ट होते थे, आपसे मोहब्बत का इजहार करते थे, आपके साथ रहते थे, जैसे आप कह रही हैं कि पहले बहुत जो है वो टाइम मेरे साथ स्पेंड करते थे। वो सारी चीज़ों की एक लिस्ट बना लें। चौथे स्टेप में आपने क्या करना है कि इनमें से बेस्ट ऑप्शन, ऑब्वियसली उस दौर के और इस दौर में कुछ तो फ़र्क होगा ना। बच्चों के साथ बहुत टफ लाइफ है, तो बहुत सारी चीज़ें जो उस दौर में कर लेती होंगी अभी मुश्किल होता होगा। तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि जो आप आज से ही जिनको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, आपने वो काम कर कि आज से अभी से आपने वो लिस्ट तैयार करके फौरी तौर पे, क्योंकि हमारे ब्रेन को क्या चाहिए, इंस्टेंटली सॉल्यूशन का जहन में आना काफ़ी नहीं होता, आइडियाज़ का आना काफ़ी नहीं होता। फौरी तौर पर जो आइडिया इम्प्लीमेंट हो जाए वो काम करता है, अदरवाइज हज़ारों लोगों के पास लाखों आइडियाज़ होते हैं लेकिन वो काम नहीं करते। तो आज आप अभी फौरी तौर पे लिस्ट बनाइए और चेक कीजिए। देखिए, हमारा इंसान का जो जहन अल्लाह ताला ने बनाया ना, हम बड़े सिमिलर पैटर्न्स पे काम करते हैं। एक चीज़ जो 2 साल पहले खुशी देती थी ना, बहुत ज़्यादा इम्कान है कि वो दोबारा होने पे दोबारा देगी।
जैसे आपको सालगिरह पे जब तोहफा मिलता है तो खुशी होती है ना, अगले साल फिर खुशी होती है, फिर अगले साल, इसी तरह हम 30 40 50 के हो जाते हैं खुशियों के साथ। इसी तरीके से बहुत सारी मैं यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकता हूँ, बात ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये कि हम सिमिलर पैटर्न्स पे काम कर रहे होते हैं। आपने आइडेंटिफाई करना है कि हस्बैंड का बेस्ट पैटर्न कौन से हैं, कब वो शख्स ज़्यादा खुश होता है, कब वो शख्स ज़्यादा एक्साइटेड होता है, कब वो शख्स आपको ज़्यादा टाइम देता है। वो सारे स्टेप्स लिखिए कि उस वक्त आपने क्या किया था, कैसा माहौल था, क्या चीज़ हस्बैंड को अट्रैक्ट कर रही थी। लिखिए, अपने जहन में लिखिए, एक पेपर पे लिखिए और रिपीट करने लग जाइए। आप देखेंगे कि सिमिलर रिजल्ट्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, शादी के 5 6 साल 8 10 साल बाद हमारे अपने अंदर इतनी तब्दीलियाँ आ चुकी होती हैं और हम चाहते हैं कि सामने वाला तब्दील ना हो, और उसको ताने भी देते हैं, तुम बदल गए, तुम शादी से पहले बहुत अच्छे थे, तुम शादी के बाद अबे भाई, अल्लाह की बंदी आप खुद कितनी बदल गई हो। जब आप बदलोगी तो अल्टीमेटली उसके रिएक्शंस भी बदलेंगे ना। तो वो सारी चीज़ें आप अपने अंदर वापस लेके आइए तो वो भी शख्स ऑटोमेटिकली चेंज होगा। तो ये 4 स्टेप्स आज कीजिए और उसके बाद मुझे नेक्स्ट सेशन में जो है वो लाजमी अपडेट कीजिए।